यदि आप मुझसे यह प्रश्न करें कि सर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 19 जून को जो होने वाली परीक्षा है उसके लिए अब हम क्या करें, तो हम आपको यही कहेंगे कि सबसे पहले 19 जून को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके पेपर्स के पैटर्न को समझ लें अच्छी तरह से। 19 जून 2022 को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें पेपर पैटर्न के 3 फॉर्मेट या प्रारूप हो सकते हैं। पहला प्रारूप तो ये हो सकता है, जैसा कि आपने पिछली बार का पेपर देखा है एमपीपीएससी 2020 का, उस पेपर को हम बहुत हद तक संतुलित पेपर या बैलेंस्ड पेपर कह सकते हैं। बैलेंस्ड पेपर वो कहलाता है जिसमें समानुपात का नियम होता है, अर्थात हर यूनिट से 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में अभ्यर्थियों को जरा भी दिक्कत नहीं होती है और वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस करते हैं। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि आपका पेपर असंतुलित हो सकता है, जैसे कि 2020 के पहले जो पेपर आए हैं उसमें कुछ पेपर्स में असंतुलन देखा गया, जैसे कभी एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए या कभी किसी खेल कूद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर है वो असंतुलित पेपर है, जिसमें एक जो समानुपात का नियम है या प्रोपोर्शनल लॉ है उसको फॉलो नहीं किया गया है। ऐसे प्रश्न पत्र को अगर आता है ऐसा प्रश्न पत्र, तो आपको ये करना चाहिए उसमें कि आप हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से और गहराई से अगर आपने तैयार किया होगा तो आपका पेपर अगर ऐसे आता है तो भी आप उसमें कंफर्टेबली उसको सॉल्व कर लेंगे। तीसरा पैटर्न वो हो सकता है, जैसा कि अभी आपने देखा एमपीपीएससी ने मेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया है उसमें तीसरा पेपर जो आया है वो कुछ इसी तरह का पेपर है, जिसे हम अनएक्सपेक्टेड या अप्रत्याशित क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं। ये वो प्रश्न होते, ऐसा प्रश्न पत्र जो होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने कहीं पढ़े नहीं होते हैं या आप उन प्रश्नों से अपरिचित हैं, ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये करना चाहिए कि सारे प्रश्न तो ऐसे होंगे नहीं कि जो आपने पढ़े ना हो, कुछ प्रश्न जरूर उसमें 60-65 जरूर ऐसे प्रश्न होंगे जो आपने पहले पढ़े होंगे। अब यहाँ पर ये ज़रूरत होती है कि आप अपने आप पर कितना कंट्रोल कर पाते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को कितना अच्छा बनाए रख सकते हैं। तो यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपकी रिकॉलिंग अच्छी रहेगी और आप उस पेपर को भी अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। अब आते हैं कि इस परिचर्चा का जो दूसरा भाग है कि सर अब हम ये जो बचा हुआ समय है उसमें हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो इस पर भी हम थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लेते हैं। और अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि सर अब हम क्या करें, तो इसी बात का उत्तर मैं इस आगे आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो है सिलेक्टिव स्टडी करें। अब आप पूरी किताबों को पढ़ने की आप अगर कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सिलेक्टिव स्टडी का मतलब क्या है सर? तो सिलेक्टिव स्टडी का मतलब ये है कि लास्ट ईयर्स के पेपर्स उठाइए और उसमें देखिए कि कहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं, उसको लिस्ट कर लीजिए। से फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एमपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो आप देखिए सभी वर्षों के प्रश्न पत्र में आपको जनसंख्या वाला क्वेश्चन मिलेगा, खनिज वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो आप इनका लिस्ट बनाइए और उसको रिवाइज करिएगा। तो आपके जो 60-65 क्वेश्चंस आते हैं जो सभी से बन जाते हैं और वो आपसे बन गए, तो आप ये मान के चलिए कि आपका एक बेस तो आ गया है ना। अब आपको क्या करना है कि इस बेस में कुछ प्रश्नों को और ऐड ऑन करना है। तो उसके लिए क्या करें आप? उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स कलेक्ट करें, यानी आप कुछ अतिरिक्त पढ़ें। जैसे अगर मैं एक उदाहरण से आपको कहूँ कि जैसे यदि आप मूल अधिकार पढ़ते हैं
तो मूल अधिकारों के साथ साथ आप ये भी पढ़ लें कि मूल अधिकारों से संबंधित कौन कौन से वाद प्रसिद्ध है, या अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मूल अधिकारों के बारे में कोई निर्णय दिया है। तो यदि आप उसके साथ इसको भी जोड़ लेते हैं तो ये निश्चित है कि आपका जो स्कोर 65 या 60 तक आ रहा है उसमें इस तरह से प्रश्न आपके ऐड ऑन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपका जो पूरा दिन है पढ़ने का, उसको आप 3 भागों में बांट लें। पहला भाग जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा आवर्स दें, ज़्यादा घंटे दें, 5 से 6 घंटे आप उसमें इन्वेस्ट करें अपनी। इन 5-6 घंटों में आप करेंगे क्या? इन 5-6 घंटों में आप सबसे पहले ये करिए कि इसमें एक संतुलन बना के चलना है आपको। जैसे कि आपने लिस्ट बना ली, हर एक यूनिट के टॉपिक का लिस्ट बना लीजिए, फिर उसको 1-1 घंटे सभी यूनिट को दीजिए। जैसे यूनिट 1 को आपने 1 घंटे दिया, उसमें आपने जो लिस्ट करके टॉपिक बनाए हैं उसको आपने रिवाइज कर लिया। ऐसे ही यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सभी यूनिट्स को सिलेक्टिव जो उसमें टॉपिक हैं उन सब का 1-1 घंटे रिवीजन कीजिए। मान लीजिए आज 12 मई है तो हमने 6 घंटे 6 यूनिट पढ़ ली पहले, फिर अगले दिन क्या करो, 7वें यूनिट से पढ़ना शुरू कर दो। और आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आप सारे यूनिट के संपर्क में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, सारे यूनिट्स आपके अच्छी तरह से रिवाइज होते रहेंगे और आपका एक कॉन्फिडेंस भी इस तरह से डेवलप हो जाएगा। अब बात करते हैं दिन का जो दूसरा भाग है, उसमें आप क्या करेंगे। उसमें आप 2 घंटे आप दीजिए अलग से। इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं एक उदाहरण से कहूँ आपको कि यदि आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं और उसमें आप आरबीआई पढ़ रहे हैं, तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है अभी हाल ही में उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको भी पढ़ लें आप। और उसको पढ़ें ही ना, बल्कि उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं एमपीपीएससी या स्टेट लेवल के, उसको आप एक जगह लिख लें। क्योंकि जब तक आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे आपका स्कोर कट ऑफ से नीचे रहेगा, ये हमेशा याद रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ही आपको मेरिट लिस्ट में लाती है या आपको क्वालिफाई कराता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जैसे मैं कहूँ पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को ही ले लीजिए। जैसे मूल अधिकार का क्वेश्चन भी पूछा गया, साथ में उसमें जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है उसका एक वाद भी पूछा गया था। तो देखिए, अगर आपसे दोनों तरह के प्रश्न बन जाते हैं तो आप दूसरे एस्पिरेंट्स पर बढ़त बना लेते हैं। अब ये तो बात हुई 8 घंटों की। अब बाकी घंटों में आप क्या करेंगे? बाकी जो घंटे बचे हुए हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है 10 से 12 घंटे पढ़ने की, उसमें आप 2 से 3 घंटे तक आप जो है टेस्ट पेपर लगाइए। आपको कोशिश ये करनी चाहिए टेस्ट पेपर में कि जब आप क्वेश्चन पेपर लगाएं तो आप उसमें ये ध्यान रखें कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसके क्या क्या मॉडल हैं। जैसे एक होता है वन लाइनर, एक होता है कथन कारण वाला, एक होता है कोड वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होता है एलिमिनेशन वाला, निम्न में से 4 में से कौन सा गलत है, और एक टाइप जो होता है वो होता है सुमेल करने का, है ना। तो ये सभी पैटर्न्स आपके पेपर में होना चाहिए। केवल अगर आप सिंपल और डायरेक्ट आप जो क्वेश्चंस या फैक्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं उसको लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप 2020 का पेपर आपके सामने है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये बात हुई हमारी प्रिपरेशन की। अब जो चौथी बात है हमारे इस परिचर्चा की वो ये है कि विजिल आईएएस इंदौर आपके लिए क्या कर सकता है, आपकी सफलता में क्या योगदान दे सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि हमारे एप्लीकेशन पर अभी तक 100 पेपर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें यूनिट वाइज टेस्ट भी है, जिसमें आपके फुल लेंथ टेस्ट भी है, और उसमें कुछ पेपर्स हमने ऐसे बनाए हैं जो एक टॉपिक स्पेसिफिक है, और जो टॉपिक चैलेंजिंग है आपके लिए वो क्वेश्चन पेपर हमने अलग से आपको बनाए हैं ताकि आपको उससे अधिक लाभ हो सके। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि विजिल आईएएस इंदौर का जो ऐप है उसमें ये 100
क्वेश्चन पेपर अभी तक अपलोड हो चुके हैं, आगे हम 10 पेपर और इसमें ऐड करने वाले हैं। और इसके अलावा हमारी एक MPPSC करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आ चुकी है, जिसमें हमने बहुत सेलेक्टिव टॉपिक को इसमें शामिल किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी भी हो और साथ में आपको उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी मिल सके। तो ये सारी परिचर्चा जो आज हमारी है, इसका निष्कर्ष ये है कि आपको अपनी तैयारी में गुणात्मकता लाना है और आपको दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में अपना स्कोर अधिक रखना है। इसके लिए यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप ये 19 जून 2022 को ये जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपको 101% सक्सेस मिलेगा। इस परिचर्चा में हमने जो कुछ भी कहा है उससे जुड़े हुए आपके यदि कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपने इस परिचर्चा को ध्यान से सुना। आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।